नमस्कार। मोदी के पीछे कौन सी शक्ति है और इलेक्टोरल बॉन्ड में जो हजारों करोड़ रुपए के जो मामले आ रहे हैं उसके पीछे का सच क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो बार बार मोदी सरकार को बचा रही है? ये एक सवाल है जो बार बार सामने आता है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, या जवाब है तो कोई जानना नहीं चाहता है, कोई ढूंढना नहीं चाहता है। हजारों करोड़ रुपए की जो राशि आई है, जो निकली है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जिसने खरीदा है और जो खुलासा हुआ है, उसके पीछे का असली सच क्या है? क्या सच सिर्फ यही है कि विपक्षी दलों की तुलना में बीजेपी को कई गुना ज्यादा चंदा मिला है? क्या बस एकमात्र सच यही है जिसकी चर्चा हो रही है, या ये सच भी अधूरा है? सवाल उठ रहे हैं और उठना भी चाहिए। पूरे सच के लिए हमें इस बात की तह में जाना होगा कि भाजपा को, यानी बीजेपी को, मोदी को कौन मदद कर रहा है, भाजपा को मदद करने वाली ताकतें कौन सी हैं, वो कौन सी शक्ति है, वे कंपनियां और उनके मालिक कौन हैं जिनके निहित स्वार्थ वर्तमान सत्ता और व्यवस्था को बनाए रखने में है। मतलब वो चाहती है कि ये सत्ता बनी रहे। आखिर वे लोग कौन हैं? वे लोग कौन हैं जो सत्तारूढ़ दल में शामिल हो रहे हैं और उन्हें चुनावी टिकट मिल रहा है? सवाल बहुतेरे हैं। निष्पक्ष चुनाव के जरिए सरकार अगर सत्ता से बाहर हो जाती है तो इन शक्तियों के साम्राज्यवाद का क्या होगा, जो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है और जो चुनौती बनी हुई है लोकतंत्र के लिए, सिस्टम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि वे भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे की हकीकत को समझना होगा कि आखिर वो है क्या। सरकारें कभी आर्थिक ताकत नहीं बनती है, समूचा देश आर्थिक ताकत बनता है। मतलब एक देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है। सरकार कभी ताकतवर नहीं बनती है, ना आर्थिक ताकत को वो दावा कर सकती है। जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा नागरिक मुफ्त के अनाज पर जिंदा हैं, वे राष्ट्र को क्या आर्थिक ताकत बना सकते हैं? जो करोड़ों पढ़े लिखे बेरोजगार जो नौकरियों की तलाश में अपनी उम्र को खर्च कर रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहे हैं, क्या वे भी मुल्क के आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनने में मदद करेंगे? मतलब एक तरफ बेरोजगारी है, बदहाली है, 80 करोड़ लोग जनता जो है वो मुफ्त अनाज पर टिकी हुई है, तो हम किसके लिए आर्थिक ताकत बना रहे हैं? सवाल यही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किन के जरिए और किन के लिए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं? ये सवाल उठा है, उठना चाहिए, जानना चाहिए। क्या उन लोगों के लिए ये आर्थिक ताकत बन रही है जिनके खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है, जिनके साथ सत्ता के साठगांठ को लेकर राहुल संसद से लेकर सड़क तक हमले जारी रखे हुए हैं? क्या उनके लिए आर्थिक रूप से मजबूत भारत का निर्माण किया जा रहा है? सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि देश में 80 करोड़ की जनता मुफ्त अनाज पर टिकी हुई है। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि जैसे जैसे बड़े घरानों के खिलाफ राहुल गांधी और विपक्ष के हमले बढ़ेंगे, वैसे निहित स्वार्थी भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर अपनी चंदे की राशि में इजाफा करते जाएंगे, मतलब बढ़ाते जाएंगे। और जो प्रोटेक्शन मनी है, जिसको राहुल गांधी एक्सटॉर्शन मनी कहा है, क्या जिस तरह से विपक्ष हमला करेगा, राहुल गांधी सड़क पर इसके लिए आवाज उठाएंगे, तो ये अपना प्रोटेक्शन मनी बढ़ाते जाएंगे ताकि ये सरकार बनी रहे। जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी है, उसको उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी क्या ये घराने अपने ऊपर ले लेंगे?
और इससे बीजेपी का काम हल्का हो जाएगा। देश में भूखी और बेरोजगार जनता कभी संगठित तो हो नहीं सकती। तो ऐसे में ये जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, ये तो पूरी तरह से संगठित है ना, इनका तो एक संगठन है। आपको याद होगा कि एसोचेम, फिक्की समेत तमाम उद्योगपतियों का जो संगठन है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था कि इसका खुलासा मत करिए। इसलिए ये सवाल उठता है, सवाल इसलिए उठता है कि ये जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, मतलब जो दान देने वाले जो धनाढ्य लोग हैं, जो देश के अमीर लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये सत्ता बनी रहे, क्या उसके लिए भारत की इकोनॉमी को मजबूत किया जा रहा है? क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब समाप्त हुआ था मुंबई में, और मुंबई में जब समाप्त हुआ तो शिवाजी पार्क में लाखों लोगों की सभा में राहुल गांधी ने एक बात कही थी। वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी केवल एक मुखौटा हैं, बॉलीवुड के एक्टरों की तरह वो सिर्फ अभिनय करते हैं। और उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी जो पूंजीपतियों की जो ताकत है वही मोदी की असली शक्ति है, और इसी शक्ति से हमारी लड़ाई है। और बाद में प्रधानमंत्री ने इसी शक्ति को लेकर के नारी शक्ति के साथ जोड़ दिया, और फिर शक्ति वाला मामला जो है उठ खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री याद होगा आपको, मोदी ने तेलंगाना की एक जनसभा में कहा था कि राहुल जो है शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो नारी शक्ति को उससे जोड़ा था नरेंद्र मोदी ने। और इसका उन्होंने ये भी कहा कि ये तो अपमान है, और उसको सीधे जोड़ दिया सनातन धर्म के साथ। मतलब जब भी राहुल गांधी कोई बात रखते हैं या विपक्ष का नेता कोई बात रखता है तो उसको सनातन धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। जिस शक्ति का राहुल गांधी ने मुंबई में जिक्र किया था, उसकी ताकत के बारे में हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने रिपोर्ट जारी की है, और जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 2022-2023 के लिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों की आय में हिस्सेदारी बढ़ी है, और वो बढ़ करके 22.6%, 22.6%, और संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ करके 40.1% हो गई है। ऐसा 100 साल में पहली बार हुआ है। मतलब आजादी के पहले भी इतनी अमीरी और गरीबी की खाई नहीं थी। ये अमीरी और गरीबी इकोनॉमी से जुड़ी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। विपक्षी एकता मजबूत है आज की तारीख में, और इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, उसके परिणामों को लेकर भाजपा इतनी आश्वस्त क्यों दिखाई पड़ती है, कैसे दिखाई पड़ती है? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण है? आपको बता दें कि एक अंग्रेजी दैनिक है द हिंदू, उसकी एक सहयोगी अंग्रेजी पत्रिका है द फ्रंट लाइन। उसके हाल में जो एक अंक आया है, उसके एक आर्टिकल में अमेरिकी शोध संस्थान की रिपोर्ट के हवाले से कई बातें बताई गई हैं। उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी 2029 और 2034 के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया, कैसे आया, सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में, रूस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भारत के लोकसभा चुनाव की विश्वसनीयता को लेकर के भय व्यक्त किया था। उन्होंने एक चिंता जाहिर की थी कि जिस तरह से रूस में पुतिन लगातार जबरदस्ती एक तरह से जीत हासिल किए हुए हैं, तो रूस में जो चुनाव हुआ उसमें पुतिन की सत्ता में धमाकेदार वापसी हो गई। अब पूरी दुनिया की निगाहें जो है भय और जिज्ञासा के साथ दो देशों के चुनाव परिणामों पर टिक गई है। पूरी दुनिया निगाह डाले हुए है भारत और अमेरिका के चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। भारत के नतीजे तो 4 जून को आ जाएंगे, जबकि अमेरिका में भी चुनाव होने वाला है
वहां पर वो नवंबर के पहले हफ्ते तक वहां भी रिजल्ट आ सकता है, आ जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मैदान में है और ट्रंप और मोदी के बीच मित्रता आपको याद होगी। अब की बार ट्रंप सरकार, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी चुनाव में जा करके 2020 का वो साल था, और एक अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा लगाया था। और ट्रंप ने क्या कहा है हाल के दिनों में? उन्होंने कहा है कि अगर रिजल्ट नहीं आएंगे उनके पक्ष में तो कुछ भी हो सकता है। संकेत जो हैं वो अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। गंभीर चिंतन की आवश्यकता है देश के लोगों के लिए। अमेरिकी मूल के नागरिकों की एक बड़ी आबादी और यूरोप के कई देश इस समय ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी की चर्चाओं से चिंतित और भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? क्योंकि ट्रंप ने पिछले दिनों यहां कह दिया था कि अगर वे हार जाते हैं तो अमेरिका में खून खराबा हो सकता है, हो जाएगा। आपको याद होगा नवंबर 2020 में जब चुनाव में ट्रंप की हार हो गई थी तो उनके जो समर्थक थे उसका एक बहुत बड़ा वर्ग समूह ने अमेरिकी संसद पर हमला, तारीख थी 6 जनवरी 2021, उस पर चढ़ गए थे। फायरिंग हुई, फिर किसी तरह से कंट्रोल किया गया और व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी। मतलब हारने के बाद भी हिंसा फैली थी। अमेरिका आज भी उस हमले की दहशत से बाहर नहीं आ पाया है। भारत में अभी ये स्थिति नहीं बनी है, लेकिन भय और चिंता के कारण तो आने लगे। जो फ्रंटलाइन पत्रिका है उसने आर्टिकल में यह भी दावा किया है कि भारत में 67% लोग जो है एक तंत्रीय शासन व्यवस्था के समर्थक है। मतलब कि वन पार्टी, एक तंत्र हो, दूसरा कुछ भी नहीं हो। 67% लोगों ने कहा है। तो ये चिंता और ये जो गंभीर चिंतन की जो मैंने बात कही अभी आप लोग के सामने में, सवाल उठते हैं कि आखिरकार हजारों करोड़ रुपए के संपत्ति, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ, उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं? ये हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो मोदी और बीजेपी को निश्चिंत बनाए हुए है, जबकि इधर हाल के दिनों में विपक्षी एकता की जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो लगातार मोदी सरकार पर हावी होती हुई दिखाई पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी लगातार कुछ फैसले ने सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार के माथा पर शिकन तक आ चुका है। इसीलिए तो 600 वकीलों ने जब हस्ताक्षर करके सुप्रीम कोर्ट में पत्र दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो जैसे ही ये मालूम हुआ मोदी जी को कि ये पत्र भेजा है कुछ वकीलों ने कि न्यायपालिका पर खतरा है, न्यायपालिका पर दबाव है, तो उन्होंने सीधे जोड़ दिया कांग्रेस को कि कांग्रेस ये सब काम करती है। नमस्कार।